नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का हिंदी की एक और क्लास में। इससे पिछली क्लास में हमने भारत में भाषाओं को जाना था, ठीक है। और आज की इस क्लास में हम जानेंगे भाषा के रूप यानी भाषा के प्रकार। भाषा कितने प्रकार की होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने हिंदी का सिलेबस अभी तक नोट डाउन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उस वीडियो को देख लें और उस हिंदी के सिलेबस को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। और फिर आप जिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसे टारगेट कर लें कि हाँ, मुझे हिंदी का सिलेबस इतने टाइम में फिनिश करना है और मुझे रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इस प्रकार से तैयारी करोगे तो आपका हिंदी में एक भी प्रश्न गलत नहीं होने होगा, ठीक है। और इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं जितना आपको पढ़ाऊँगा उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। अगर आपको यकीन ना हो तो अब तक मैंने जितनी भी क्लासेज करा ली हैं, आप चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर देख लो, यूपीएसआई का पेपर देख लो, टीजीटी पीजीटी का पेपर देख लो, यूपी टेट का पेपर देख लो, यहाँ से प्रश्न बने हैं जब भी मैं आपको यहाँ से पढ़ाना शुरू किया है, ठीक है। तो आइए जानते हैं भाषा के प्रकार। बेसिकली देखा जाए तो भाषा के 3 प्रकार होते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 प्रकार ही पढ़ाऊँगा, जिसमें हम मौखिक भाषा जानेंगे और लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा हम नहीं पढ़ेंगे। सांकेतिक भाषा तो वही है जो संकेतों में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एम्पायर होता है। एम्पायर तो देखा होगा ना आपने, मैच देखते होंगे तो जब कोई खिलाड़ी विकेट आउट होता है तो एम्पायर अपनी उंगली करता है, ना कि वो मुंह से बोलता है, अपनी उंगली करता है। वो एक उंगली खड़ी कर देता है ना। तो उससे समझ जाते हैं कि हाँ, आउट हुआ है। तो सांकेतिक भाषा वही है। इशारों में बताना वही सांकेतिक भाषा है। लेकिन हम जानेंगे 2 भाषाओं के बारे में, जिसमें मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा में हमें जो हमारे विचार होते हैं, हम अपने विचारों को एक जगह से दूसरे जगह हम बोलकर भेजते हैं। जैसे इसमें विचारों का जो ध्वन्यात्मक या बोलकर आदान प्रदान होता है, यानी अपने विचारों का, अपने भावों का आदान प्रदान हम मुख से बोलकर करते हैं। अपने विचारों का आदान प्रदान हम अपने मुख से बोलकर करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है जो मौखिक भाषा होती है। जो मौखिक भाषा होती है वो भाषा का मूल स्वरूप होता है। ये प्रश्न पूछा गया है यूपीएसआई में कि भाषा का मूल स्वरूप क्या होता है, तो हमारा आंसर होगा मौखिक भाषा। क्या होगा? मौखिक भाषा होगा। मौखिक भाषा में जो सार्थक ध्वनि होनी चाहिए। मौखिक भाषा वही है जिसकी सार्थक ध्वनि होनी चाहिए, यानी अर्थ सहित, ठीक है। मैं कोई आपसे शब्द बोल दूं तो उसका वो शब्द जो सामने वाले को समझ आना चाहिए, वही है हमारी मौखिक भाषा, ठीक। अगला पॉइंट है मौखिक भाषा में जो हम बोलते हैं, जो हम एक दूसरे से अपने अपने शब्दों को मुख के द्वारा आदान प्रदान करते हैं, ठीक है, उनके विचारों को, यानी हम अपने विचारों को अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचा पाते। अब कैसे पहुंचाएंगे? जैसे मैं आपसे कह दूं कि ओए तुम क्या कर रहे हो, अब अगली पीढ़ी तक ये शब्द नहीं पहुंच सकते क्योंकि मैंने आपको बोलकर सुना दिया। अगली पीढ़ी तक वही शब्द, वही वाक्य पहुंच सकते हैं जो किसी चीज़ में लिखे हों, किसी किताब में लिखे हों। जैसे अब जो हम किताबें पढ़ रहे हैं, ये हमसे जो पिछली पीढ़ी थी उन्होंने लिखे होंगे, जब तो ये हमारे पास आए हैं। तो वो किस भाषा के अंतर्गत जाएंगे? वो लिखित भाषा के अंतर्गत जाएंगे, ठीक है। अब मौखिक भाषा की फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम फ़ोन पर बात करना, टीवी की आवाज़ सुनना, ये क्या है? ये मौखिक भाषा के एग्जाम्पल है। अब जानते हैं हम लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है? लिखित भाषा में जो ध्वनि होती है, ध्वनि को निश्चित लिपि के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। जो मैं अभी बोल रहा हूँ इससे मैं अपने शब्दों को अपनी किसी नोटबुक में लिख दूँ, फिर वो मैं आपको दे दूँ, जब आप उसे पढ़ोगे तो वो आपके लिए लिखित भाषा हो गई, समझे। यानी ध्वनि को निश्चित लिपि के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। जैसे हमारी पत्रिकाएँ हुई, हमारी पाठ्य पुस्तकें हुई, समझे। उसके बाद है विचारों को, यानी लिखित भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को अगली पीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं। जैसे अब मेरे माइंड में कोई विचार चल रहे हैं और मैं उन विचारों को किसी पाठ्य पुस्तक में या अपनी नोटबुक में लिख दूं, जब अगली पीढ़ी आएगी वो समझो कि वो जो मैंने विचार हैं वो मैंने अपनी पाठ्य पुस्तक में लिख रखे हैं, तो जो अगली पीढ़ी आएगी वो उसने पढ़ेगी। तो जब वो अगली आने वाली पीढ़ी उन मेरे विचारों को पढ़ेगी तो उनके लिए वो कौन सी भाषा हुई? वो लिखित भाषा हुई, ठीक है। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ पर एक नोट पॉइंट है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से हुई थी। ये तो आप सबको पता होगा। सिंधु शब्द से मानी जाती है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से हुई थी और हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई वो सिंधु शब्द से मानी जाती है। किस शब्द से? सिंधु शब्द से। इस सिंधु को ही फारसी लोग हिंदू बोलते थे, सिंधु नदी को, ठीक है।
अब हम जानते हैं कि भाषाओं में समानता या विषमता, भाषा में क्या क्या समानता होती है, भाषा में क्या क्या विषमता होती है, वो हम जानते हैं। इस पर वैसे ज़्यादा गौर देना सही नहीं रहेगा, लेकिन हाँ इसे समझना अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी हम इसे थोड़ा सा समझ सकते हैं। जैसे संस्कृत तथा उससे उत्पन्न भाषाएं, संस्कृत तथा उससे उत्पन्न भाषाएं एवं विश्व की कुछ अन्य भाषाओं में आकृति या बनावट व शब्दों के उच्चारण व अर्थ में अनेक समानताएं पाई जाती हैं। जैसे संस्कृत से हम हिंदी में जाते हैं, संस्कृत में हम अपने पिताजी को पितृ बोलते हैं, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं, पिता। भाई को भ्रातृ बोलते हैं संस्कृत में, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं, भाई। ऐसे ही हम लैटिन की बात करें, लैटिन में पिता को पाटर बोलते हैं और भाई को क्या बोलते हैं, फादर। अंग्रेजी में जाए तो पिता को फादर बोलते हैं और भाई को ब्रदर। ऐसे ही फ्रेंच में पिता को पेरे बोलते हैं और भाई को फ्रेरे। स्पेनिश में पिता को पादर बोलते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि आकृति में समानता, आकृति में किस प्रकार की समानता होती है। ठीक है, संस्कृत शब्द जो होता है, संस्कृत में मूल शब्द और कारक चिन्ह, कारक चिन्ह कोई परसर्ग चिन्ह बोलते हैं, कारक चिन्ह मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है, संयुक्त रूप से रहते हैं, यानी संस्कृत में मूल शब्द और कारक चिन्ह संयुक्त रूप से रहते हैं। कैसे, जैसे युधि एक संस्कृत का शब्द है, युधि जो है ये संस्कृत का शब्द है, और इस शब्द को अगर हम अलग अलग करें, इस शब्द को हम अलग अलग करें तो इसका जो मीनिंग आएगा वो आएगा युद्ध में। क्या आएगा, युद्ध में, यानी इससे कारक चिन्ह अलग हो गया। ये संस्कृत का शब्द है युधि, लेकिन जब हम इसमें से कारक चिन्ह को अलग करते हैं तो ये हिंदी का शब्द बन जाता है। युद्ध में किसका शब्द बन गया, हिंदी का। संस्कृत जो है वो संयोगात्मक भाषा है। कैसी है, संयोगात्मक भाषा। लेकिन हम हिंदी की बात करें तो हमारी हिंदी है वियोगात्मक भाषा। कौन सी है, वियोगात्मक भाषा। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार समझ में ना आए तो घबराना मत मेरे भाई। जब हम किसी नई चीज़ को एक बार देखते हैं तो इतनी जल्दी समझ में नहीं आती। जब हम एक दो बार देख लेते हैं, और जो हमारे काम की चीज़ें होती हैं उन्हें एक दो बार देखने में कोई बुराई नहीं है। अगर हमें किसी चीज़ को सीखना है, समझना है, तो बार बार उसे देखना होगा, बार बार उसे पढ़ना होगा। यही होता है पढ़ने का नियम। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। और अगली क्लास में मैं बता दूंगा आपको, अगली क्लास में हम जानेंगे भाषा का वर्गीकरण। भाषा का वर्गीकरण, भाषा का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।